हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में कि रशिया में किस तरह की इकोनॉमी जो थी वो चल रही थी, उसको किस तरह से डेवलप करा गया, कौन से फील्ड से वो इकोनॉमिकली ग्रो हो रहे थे और सोसाइटी जो थी वो किस तरह से बेस्ड थी। ठीक है, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पर देखा गया बहुत ज़्यादा रशियन पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करके अपने लिविंग को अर्न करती थी। अबाउट 80% जो रशियन अम्पायर की पॉपुलेशन थी उनका जो घर का जो खर्चा था या फिर जितना भी अर्निंग उनकी होती थी वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही होती थी। तो ये प्रपोर्शन जो था वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से कुछ ज़्यादा था। अगर हम लोग एग्जांपल लें फ्रांस की और जर्मनी की तो ये प्रपोर्शन जो था वो 40 और 50% के बीच में था। और ये जो अम्पायर था रशियन अम्पायर, उसमें कल्टिवेटर्स जो थे वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, कल्टीवेशन करते थे, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे ताकि वो मार्केट में भी सेल कर सकें और ख़ुद की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकें। और रशिया जो कि उस टाइम पर मेजर एक्सपोर्टर था किसका, ग्रेन्स का। और इंडस्ट्री जो थी उनको क्या कहा जाता था कि इंडस्ट्री फाउंड इन पॉकेट्स। मतलब इसका क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पर इतनी ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हुई थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ज़्यादा फ्लोरिश्ड थी। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो थे वो सेंट पीटर्सबर्ग जो था मॉस्को में वहाँ पर ही थी। जितने क्राफ्ट्समैन थे, जितने भी क्राफ्ट पीपल थे वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्रीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा एग्जिस्टेड हो चुकी थी क्योंकि क्राफ्ट वर्कशॉप्स की को वहाँ पर एग्जिस्ट करना अब बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताया गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो थी वो 1890s के बीच में सेट करी गई, उनको इस्टेब्लिश करा गया जब रशिया में रेलवे नेटवर्क को क्या किया जा रहा था, एक्सटेंड करा जा रहा था, रेलवेज़ को एक्सपैंड करा जा रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी जा रही थी ताकि इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करा जाए, कोल प्रोडक्शन को डबल कर दिया गया था, आयरन स्टील के आउटपुट जो थे वो भी बढ़ रहे थे। 19th सेंचुरी में देखा गया, 1900 में देखा गया कि कुछ एरियाज़ जो थे, फैक्ट्री एरियाज़ जो थे, वहाँ पर वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे वो एक मात्रा में हो गए थे, मतलब उनकी नंबरिंग जो थी वो सिमिलर हो गई थी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ उनने ऑन करी थी, मतलब उन इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटली ऑन कर लिया था। गवर्नमेंट सरप्राइज हो चुकी थी, गवर्नमेंट चकित रह चुकी थी कि इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ जो थी वो जहाँ पर लोगों को कम वेजेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, बहुत कम टाइम उनको मिल रहा है, तो वो इतना ज़्यादा फैक्ट्रीज़ को क्यों लगा रहे हैं। लेकिन फैक्ट्रीज़ जो थी उनको उनके जितने भी इंस्पेक्टर्स थे, जो लोग उनको इंस्पेक्ट करते थे, जो लोग उनको सुपरवाइज़ करते थे, उनके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे और उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको तोड़ दिया गया, प्रॉपरली वर्किंग में नहीं थे। क्राफ्ट्स जो यूनिट्स थे, जो लोग क्राफ्ट मैन थे या फिर स्मॉल वर्कशॉप्स लगाते थे जो लोग, उनके जो वर्किंग डेज़ थे उनका नॉर्मल टाइमिंग क्या थी, 15 आवर्स इन अ डे। ठीक है, एक दिन में 15 घंटे काम करते थे एक फैक्ट्री में। और इसको कंपेयर किया जाता था फैक्ट्री आवर्स के साथ 10 से 12 घंटे जो थे वो काम के लिए, इतना ज़्यादा क्यों, और वर्किंग कंडीशन भी इतने अच्छे नहीं थे, जिससे कि वो क्या करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करना चाहते थे। अब ये जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वर्कर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि वो स्ट्रॉन्ग लिंक जो है वो क्रिएट कर सकें विलेजेस के बीच में जहाँ से ये वर्कर्स जो थे वो आते थे। और अदर्स जो थे, कुछ और जो थे, उनको सेटल कर दिया गया सिटीज़ में परमानेंटली ताकि वो सिटीज़ में ही क्या कर सके, फैक्ट्रीज़ में काम कर सकें। वर्कर्स जो थे उनको डिवाइड कर दिया गया उनके काम के अकॉर्डिंगली। अगर किसी की ऑक्यूपेशन है कि वो सिर्फ सुपरवाइज़ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़ करेगा, इस तरह के अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी उनको डिवाइड कर दिया गया उनका काम जो था। अब मेटल वर्कर्स जो थे, जो मेटल का काम करते थे, वो पीटर्सबर्ग के नाम से उनको किस तरह से रिकॉल करा जाने लगा, किस तरह से उनको दोबारा से बुलाया जाने लगा, मेटल वर्कर्स जो था उनको कंसीडर किया जाने लगा। क्योंकि पहले जब अरिस्टोक्रेट्स थे
उस टाइम पर भी उनको क्या कहा जाता था, मेटल वर्कर्स कहा जाता था। और उनकी ऑक्यूपेशन जो थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस काम की, उन लोगों को जिस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती थी उस टाइम पर ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, वुमेन जो थी वो 30% ही वर्क करी थी फैक्ट्रीज़ में एज अ लेबर फोर्स 1914 तक, और उनको बहुत ही कम पे किया जाता था, मतलब उनकी सैलरी जो थी वो बहुत ज़्यादा कम होती थी आदमी के मुकाबले में। ठीक है, और ये जो डिवीज़न था, मतलब वर्किंग का जो डिवीज़न कर रखा था, इससे उनको क्या देखने को मिलता था कि ये जो ड्रेसिंग सेंस थी वो भी डिफरेंट थी, और उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो भी डिफरेंटली उनको फॉलो करने पड़ते थे। कुछ वर्कर्स जो थे उनको एसोसिएशंस में डाल दिया गया ताकि उनकी मेंबर्स को हेल्प हो सके, उनको टाइम टू टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल हार्डशिप को फेस करना पड़ रहा था वो इन एसोसिएशंस के द्वारा ना उनको फेस करना पड़े। अब ये डिवीज़न करने के बावजूद वर्कर्स जो थे वो उनको यूनाइट किया गया ताकि वो प्रॉपरली क्या कर सके, काम कर सके। लेकिन ये जो वर्कर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग इस तरह की वर्किंग कंडीशंस में वर्क नहीं करेंगे जहाँ पर हमें वेजेस बहुत कम प्रोवाइड करी जाती हैं और ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिली 1896 में, 1897 में, और मेटल इंडस्ट्री जो थी वो 1902 में वहाँ पर मतलब स्ट्राइक्स जो थी वो वर्कर्स के द्वारा करी जा रही थी। कंट्री साइड में पीजेंट्स जो थे वो कल्टीवेशन कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन नोबेलिटी और जो क्राउन थे मतलब और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो लार्ज स्केल में लगा ली थी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। वर्कर्स जैसे वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, उनको अलग अलग काम जो था वो डिवाइड करके दिया हुआ था जिससे कि उन दोनों के बीच में कोई तालमेल ना हो। और ये जो थे वर्कर्स पीजेंट्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा रिलीजियस फीलिंग में भी मतलब डीपली इंसर्ट करा गया था, जिससे कि उनके माइंड में एक रिलीजन को लेके अलग ही एक मतलब इंस्ट्रक्शंस थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, लेकिन इन सभी केसेस को छोड़ के अगर हम लोग बात करें नोबेलिटी की, तो नोबेलिटी जो थी वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती थी किसको, रिलीजन को। नोबल्स जो थे उनके पास पावर होती थी, पोजीशन होती थी, जिससे कि वो क्या करते थे, लोकल पॉपुलेशन से सर्विस लेते थे। और मतलब कहीं ना कहीं ये जो सारिस्ट अम्पायर जो चल रहा था रशिया पर, तो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। और जैसा कि आप लोग को पता है फ्रांस जहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ पर ब्रिटेनी पीजेंट्स जो थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, नोबल्स के ख़िलाफ़ जो थे वो जाना शुरू हो गए। रशिया में पीजेंट्स जो थे उन्होंने भी नोबल से लैंड जो थी वो ले ली, और बाद में उनने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम लोग रेंट भी पे नहीं करेंगे। जो मर्डरर्स हैं उनको वो लैंडलॉर्ड हैं वो हमसे एक्सप्लॉयटेशन करवाते हैं। 1902 में देखा गया लार्ज स्केल में साउथ रशिया जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह की प्रोटेस्ट देखने को मिला। 1905 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो ऑल रशिया में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्टिव था। रशियन पीजेंट्स जो थे उन्होंने अलग अलग तरह की, हम लोग बोल सकते हैं यूरोपियन पीजेंट्स को अलग अलग तरह से उन्होंने क्या क्या एक्सप्लॉइट करा, जिससे देखा गया कि अब ये जो लैंड थी उसको दोबारा से क्या किया गया, मेयर जो था उसको डिवाइड कर दिया गया ताकि फैमिलीज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।